नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और साथियों, संसदीय व्यवस्था का हमारा चैप्टर चल रहा है जो कि लेसन नंबर 12 है एम लक्ष्मीकांत की बुक का। पिछले लेसन में हमने चर्चा की, यानी इसी लेसन में पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी संसदीय व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में, और संसदीय व्यवस्था की विशेषताओं के साथ ही राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषताओं भी हमने चर्चा कर ली थी। जितने भी व्यूअर्स ने पिछला लेसन नहीं देखा, पिछली वीडियो नहीं देखी है, इसकी पार्ट 1 जरूर से आप उसको देख लीजिएगा। एक बेहतर तरीके से आज का लेक्चर आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था क्या होती है और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, इसके बारे में डिटेल से मैंने चर्चा उस समय कर ली थी। जरूर से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज चर्चा करेंगे संसदीय व्यवस्था के गुणों के बारे में, इसके दोष की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल का जो आइकन है, घंटी का जो आइकन है, उसके ओर पर क्लिक करना है ताकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। क्लियर? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करना है। ठीक है, तो चर्चा अब हम स्टार्ट करते हैं। और संसदीय व्यवस्था का मतलब हमने समझ लिया था कि ऐसी व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका अपने काम और नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, तो ऐसी व्यवस्था को हम संसदीय व्यवस्था कहेंगे। इसकी हम चर्चा कर ली थी हमने। अब इसके गुणों की बात करते हैं। देखिए, गुण क्या है? विधायिका और कार्यपालिका में सामंजस्य स्थापित होता है संसदीय व्यवस्था में। कैसे? कहते हैं कि संसदीय व्यवस्था सरकार के विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग एवं सरकारी संबंधों को सुनिश्चित करता है। क्योंकि हमने जब चर्चा की थी कि विधायिका के प्रति जब कार्यपालिका उत्तरदायी होती है तो दोनों मिलकर के काम करते हैं। ठीक है, और जैसे कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये कार्यपालिका में गिने जाते हैं। और विधायिका में क्या? संसद, जो कानून बनाती है। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था का एक गुण तो ये हो गया कि संसदीय व्यवस्था का मित्रों एक गुण तो ये हो गया कि विधायिका और कार्यपालिका में सामंजस्य, समन्वय के साथ, यानी एक तारतम्य अच्छा बना रहता है जिससे वो काम करते हैं। ठीक है, दूसरा गुण क्या होता है? उत्तरदायी सरकार में प्राप्त होती है। ठीक है, और संसदीय व्यवस्था को हमने उत्तरदायी सरकार भी कहा था। कैसे? कि संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। मंत्री अपने मूल और कार्याधिकार कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद मंत्रियों पर विभिन्न तरीकों जैसे प्रश्नकाल, चर्चा, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से नियंत्रण भी रखती है। यानी उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी होते हैं मंत्री अपने कामों के लिए। अगर किसी प्रकार का वो गलत काम करेंगे तो उनसे प्रश्नकाल जब चलता है क्वेश्चन आवर, उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव ला करके उस सरकार को हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तरदायी वो सरकार होती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस कारण से दूसरा गुण हमने ये बता दिया कि वो उत्तरदायी सरकार भी है। ठीक है, तीसरी देखो विशेषता क्या है? निरंकुशता का प्रतिषेध। यानी इस संसदीय व्यवस्था से निरंकुशता जो चलती है कि एक सरकार को निरंकुश, यानी एक सरकार जब निरंकुश बन जाती है तो वहाँ पे तानाशाही लागू होने लगती है। तो इसका भी यहाँ पे प्रतिषेध होता है इस संसदीय व्यवस्था से। कैसे? कि इस व्यवस्था में एक कार्यकारी एक समूह में निहित रहती है, ना कि एक व्यक्ति में। बिल्कुल सही है। जब पूरी संसदीय व्यवस्था में जब पूरे मंत्री मिलकर के काम करेंगे, कैबिनेट जब बनेगा, मंत्रिपरिषद जो होगी, तो सभी मिलकर के एक, यानी कैबिनेट के माध्यम से निर्णय लिए जाएंगे। और एक सही निर्णय जब लिया जाएगा सभी की सहमति से, तो उसमें काम जो होगा वो एक समूह के रूप में काम होगा। यानी निर्णय सभी को मिलाकर के लिया गया है, एक ही व्यक्ति ने निर्णय नहीं लिया है। तो इस कारण से इसको हम निरंकुशता नहीं मानते, यानी निरंकुशता का वहाँ कोई भी काम नहीं होता। ठीक है, यह प्राधिकृत व्यवस्था कार्यपालिका की निरंकुश प्रकृति पर रोक लगाती है। यानी कार्यपालिका वहाँ निरंकुश नहीं बन पाती कि एक ही व्यक्ति ने कोई निर्णय ले लिया। जैसे राष्ट्रपति, अमेरिका में राष्ट्रपति जैसे निर्णय लेते हैं, वैसे इंडिया में ऐसा नहीं होता, सभी की सहमति से यह निर्णय लिया जाता है। इस कारण से हमने निरंकुशता का प्रतिषेध कर दिया, अर्थात कार्यकारिणी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हम हटा सकते हैं। ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है इसकी हम डिटेल से संसद के चैप्टर में चर्चा भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता, नेक्स्ट जो गुण है मित्रों, विशेषताओं की तो हमने कल पिछले लेसन में चर्चा कर ली थी। आज चर्चा कर रहे गुणों की चौथा जो गुण है वो है वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। कैसे? वैकल्पिक सरकार हमें कैसे मिलती है? कैसे कि
कहते हैं सत्तारूढ़ दल के बहुमत खो देने पर राज्य का मुखिया विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। बिल्कुल सही है। मान लीजिए कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी थी, उसने मान लीजिए विश्वास मत खो दिया, यानी अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उसको उठा दिया, तो फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति जो है जिस भी पार्टी को, विपक्षी दल जो होगा उस पार्टी को जिसमें ज़्यादा सीटें हैं, उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि नए चुनाव के बिना वैकल्पिक सरकार का गठन हो सकता है। बिल्कुल सही है, बिना चुनाव के हम नई सरकार बना सकते हैं। इस तरह फिर डॉक्टर जेनिंग्स कह रहे हैं कि विपक्ष का नेता जो है वैकल्पिक प्रधानमंत्री है। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों ये प्रावधान, ये कथन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने विपक्ष का नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री भी कहा है। तो ध्यान रखना, डॉक्टर जेनिंग्स, आइवर जेनिंग्स जो थे, उन्होंने विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री भी कहा है, क्योंकि जब भी सरकार गिर जाती है तो विपक्ष के नेता को हम राष्ट्रपति उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं और वो पीएम बन सकता है। क्लियर? आई होप कि यहाँ तक की बात अच्छी प्रकार से समझ आई। नेक्स्ट की चर्चा करें। नेक्स्ट जो गुण बताया जाता है, कहता है व्यापक प्रतिनिधित्व कैसे होता है? संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका लोगों के समूह से गठित होती है, जैसे मंत्री लोगों का प्रतिनिधि है। इस प्रकार यह संभव है कि सरकार के सभी वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो। बिल्कुल सही है। हमने संसदीय व्यवस्था में जब हम मित्र चुनाव करवाते हैं तो हम पूरे भारत देश को लोकसभा क्षेत्रों में बांट देते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जब लोग चुनाव में भाग लेते हैं तो सभी का वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है, सभी वर्ग और सभी जन समुदाय उसमें भाग लेते हैं, सभी धर्मों के व्यक्ति, सभी जाति धर्म संप्रदाय के व्यक्ति भाग लेते हैं, तो सभी का वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, सभी वहाँ पे व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। इस कारण से हमने क्या कहा, इस व्यवस्था का गुण बताया व्यापक प्रतिनिधित्व भी इस संसदीय व्यवस्था का एक गुण है। क्लियर? तो ये मित्रों हमने चर्चा की किसकी? संसदीय व्यवस्था के गुणों की। आई होप की गुण अच्छी प्रकार से आपको समझ आए हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं दोषों की, ठीक है। इसकी कमियां क्या है संसदीय व्यवस्था की, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहली कमी देखो क्या बताई जाती है, कहते हैं अस्थिर सरकार हमें मिलती है। अब अस्थिर सरकार कैसे? संसदीय व्यवस्था है चुनाव के माध्यम से, यानी जब तक सरकार में सत्तारूढ़ पार्टी को बहुमत प्राप्त है तब तक वो सरकार बनी रहती है। जैसे ही उसने विश्वास मत खोया वह सरकार गिर जाती है। इस कारण से वो एक टेम्परेरी सरकार है, अस्थिर सरकार हम उसको मानते हैं। तो क्या बात कही जाती है, कहते हैं संसदीय व्यवस्था स्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी ही, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। और मंत्री बहुमत की दया पर इस बात के लिए निर्भर होते हैं कि वह अपने कार्यकाल को नियमित रख सकें। एक अविश्वास प्रस्ताव राजनीतिक दल परिवर्तन या बहुदलीय गठन सरकार को अस्थिर कर सकता है। यही मैंने आपको बात बताई थी कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से एक सत्तारूढ़ पार्टी को हम हटा सकते हैं। इस कारण से हमने उसको क्या माना, अस्थिर सरकार माना है। क्लियर? दूसरी जो कमी है संसदीय व्यवस्था की क्या बताई जाती है, कहते हैं नीतियों की निश्चितता का अभाव। अब नीतियाँ कैसे अनिश्चित रहती हैं, क्योंकि मित्रों ध्यान रखना, अगर मान लीजिए कोई सरकार 5 साल से पहले गिर जाती है तो उसकी नीतियाँ जो भी वो पॉलिसीज लेकर के आती है वो पूरी नहीं हो पाती। कहते हैं संसदीय व्यवस्था में दीर्घकालिक नीतियाँ लागू नहीं हो पाती क्योंकि सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है। सत्तारूढ़ दल में परिवर्तन से सरकार की नीतियाँ परिवर्तित भी हो जाती है। बिल्कुल सही है। और आपने भी देखा होगा जब भी सरकारें बनती है, यानी जब भी सरकारें एक्सचेंज होती है, परिवर्तित होती हैं, तो पिछली सरकार के जो भी काम होते हैं वो या तो रोक दिए जाते हैं या वो धीमी गति से चलते हैं, और ज़्यादातर योजनाओं के तो नाम ही परिवर्तित कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं नीतियाँ जो होती है वो निश्चित नहीं हो पाती, ठीक है। कोई सरकार पूरा कार्यकाल नहीं कर पाती पूरा, तो उसकी नीतियाँ भी रुक जाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो कमी है मंत्रिमंडल की निरंकुशता। देखिए गुणों में हमने चर्चा की थी निरंकुशता का प्रतिषेध। निरंकुशता का प्रतिषेध हमने इस प्रकार से किया था कि मंत्री जो होते हैं वो सामूहिक रूप से काम करते हैं, इस कारण से वहाँ निरंकुश सरकार नहीं होती। लेकिन यहाँ पे मंत्रिमंडल की निरंकुशता भी हो जाती है। कैसे? यहाँ दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू लगेगा, कैसे कि जब सत्तारूढ़ पार्टी को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है तो कैबिनेट निरंकुश हो जाती है और वह लगभग असीमित शक्तियों की तरह काम करने लगती है। H.J. लाक्सकी कहते हैं कि संसदीय व्यवस्था कार्यकारिणी को तानाशाही का अवसर उपलब्ध करा देती है। यानी अब इसका वर्तमान का ही मित्रों एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे वर्तमान में भारत में बीजेपी को 300 प्लस सीटें प्राप्त हैं, ठीक है। यानी बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है, संसद में उसको पूर्ण बहुमत भी प्राप्त है। तो वहाँ पे क्या होता है, कैबिनेट निरंकुश हो जाती है, क्योंकि अगर मान लीजिए उसके पास
पूर्ण बहुमत नहीं होता और मान लीजिए 2-3 पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती, तो वो जो वर्तमान में जो बीजेपी है ना, वो एक यानी अपने स्तर पर वो निर्णय नहीं ले पाती, उसको अन्य पार्टियों से भी कंसल्ट करना पड़ता। ठीक है, और अगर मान लीजिए अन्य पार्टियों ने मना कर दिया तो वो बीजेपी उस निर्णय को नहीं ले पाती, क्योंकि उसको डर रहता कि ये पार्टियां हमसे जो समर्थन इन पार्टियों ने दिया है वो हमसे छीन लेगी और हमारी सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो इस कारण से जब सत्तारूढ़ पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है तो वो निरंकुश भी हो जाती है और वो असीमित काम करने लगती है, क्योंकि उसको सरकार खोने का तो डर है ही नहीं, क्योंकि सारी जितने भी जो MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जितने भी संसद के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, वो उसी पार्टी के हैं। ठीक है, इस कारण से एच लास्की ने यह भी कहा है कि संसदीय व्यवस्था में कार्यकारिणी जो होती है यानी कार्यपालिका जो होती है वो तानाशाही का अवसर भी उपलब्ध करा देती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉजिक लग रहा है। क्लियर? आई होप कि यहाँ तक की बात अच्छी प्रकार से आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट जो कमी है मित्रों, कहते हैं शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध। अब कैसे हैं? कहते हैं संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका एक साथ और अविभाज्य होते हैं। कैबिनेट विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों की नेता होती है, बिल्कुल सही है। यानी कार्यपालिका में कौन? मंत्री होते हैं, और विधायिका में कौन? उसमें भी तो मंत्री बैठते ही हैं। संसद में जब विधायिका जब होती है लोकसभा में मान लीजिए, तो उसमें मंत्री भी तो होते हैं, यानी वो है तो लोकसभा सदस्य ही, हालांकि उनको हमने मंत्री बना दिया। तो इस कारण से ये करें कि विधायिका और कार्यपालिका अविभाज्य हैं, और कैबिनेट जो होती है उसमें विधायिका और कार्यपालिका दोनों के नेता होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो कमी है क्या कही जाती है? कहते हैं कि अकुशल व्यक्तियों के द्वारा सरकार का संचालन संसदीय प्रणाली में किया जाता है। कैसे किया जाता है? कहते हैं कि संसदीय व्यवस्था प्रशासनिक कुशलता से परिचालित नहीं होती, क्योंकि मंत्री अपने क्षेत्र में निपुण नहीं होते। बिल्कुल सही। और मंत्री तो जो होते हैं मित्रों, वो तो ज़्यादातर पढ़े लिखे भी नहीं होते, इस कारण से ज़्यादा निपुण अपने क्षेत्र में नहीं होते। मंत्रियों के चयन में PM के पास सीमित विकल्प होते हैं, उनकी पसंद संसद सदस्यों तक प्रतिबंधित रहती है और बाह्य प्रतिभा तक विस्तारित नहीं होती। इसके अलावा मंत्री अधिकतर समय अपने संसदीय कामों, कैबिनेट की बैठकों और दलीय गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। इस कारण से हमने क्या कहा कि अकुशल व्यक्ति क्या कर रहे हैं? सरकार को चला रहे हैं। ठीक है, और कई राज्यों में तो आपने देखा भी होगा कि अनपढ़ व्यक्तियों को भी मंत्री बना दिया जाता था। इस कारण से हमने क्या कहा? संसदीय व्यवस्था में अकुशल व्यक्ति सरकार का संचालन कर रहे हैं। क्लियर? आई होप कि यहाँ तक की बात आपको अच्छी प्रकार समझ आई है। ये तो हमने मित्रों गुण की चर्चा की, संसदीय व्यवस्था के दोषों की चर्चा की। अब चर्चा हम करेंगे कि इंडिया में हमने क्या अपनाया था। हमने पिछले लेक्चर में भी चर्चा की थी कि हमने संसदीय व्यवस्था को अपना रखा है। ठीक है, विशेषताओं की चर्चा हम कर चुके थे। आज चर्चा करेंगे कि आखिर संसदीय व्यवस्था को ही हमने भारत में क्यों अपनाया। हम अमेरिका की राष्ट्रपति शासन जो व्यवस्था है, ठीक है, उस राष्ट्रपति शासन व्यवस्था को भी तो हम इंडिया में अपना सकते थे। तो क्यों अपनाया, उसके देखो तर्क दिए जा रहे हैं। पहला तर्क है व्यवस्था से निकटता। कैसे? कि संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को इसलिए भी अपनाया कि यह भारत में ब्रिटिश शासनकाल से ही यहाँ अस्तित्व में थी। क्यों? यानी क्या यहाँ पे तर्क दिया जा रहा है? ये कह रहे हैं कि संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को इसलिए अपनाया है क्योंकि भारत में आपको पता है 200 वर्षों तक ब्रिटिशर्स ने राज किया और ब्रिटिश शासनकाल से यहाँ अस्तित्व में थी ये व्यवस्था, तो निकटता थी इस व्यवस्था से। इस कारण से हमने इसको ऐसे कैसे अपना लिया। पहला तो ये कारण हमने दे दिया। दूसरा हमने ये कारण दे रहे हैं कि हमें ज़रूरत किसकी? उत्तरदायित्व की। यानी हमें जिम्मेदारी की ज़्यादा ज़रूरत थी, उत्तरदायित्व की हमें ज़्यादा ज़रूरत थी। इस कारण से हमने उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता देकर के संसदीय प्रणाली को अपनाया है। कहते हैं अमेरिकी व्यवस्था ज़्यादा स्थायित्व देती है, लेकिन उत्तरदायित्व वहाँ कम होता है। ठीक है, स्थायित्व यानी राष्ट्रपति जो होता है वो अधिकतर मामलों में कार्यकाल पूरा करता ही है, यानी वहाँ स्थायित्व होता है, लेकिन उत्तरदायित्व वहाँ है ही नहीं। क्योंकि हमने चर्चा भी की थी कि राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होता ही नहीं है, उत्तरदायी वो होता ही नहीं है। ठीक है, तो हमें किसकी ज़रूरत थी? हमें उत्तरदायित्व की ज़रूरत थी, ना कि ज़्यादा स्थायित्व की। दूसरी तरफ ब्रिटिश व्यवस्था हमें ज़्यादा उत्तरदायित्व देती है, लेकिन स्थायित्व कम देती है। प्रारूप संविधान ने कार्यपालिका की संसदीय व्यवस्था की सिफारिश करते हुए स्थायित्व की तुलना में उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता दी है। ठीक है, यानी कुल मिला के बात ये आती है कि हमें स्थायित्व की ज़रूरत नहीं थी, हमें तो ज़रूरत थी किसकी? उत्तरदायित्व की। कि हाँ, जिम्मेदारी सरकार की बने किसी भी काम को करने में कार्यपालिका उत्तरदायी हो विधायिका के प्रति।
ठीक है। दूसरा हमने ये कारण बताया कि हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया। तीसरा कारण क्या करें, विधायिका और कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता है, इसलिए भी हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया। क्या कहते हैं कि संविधान निर्माता यह चाहते थे कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव को नकारा जाए। ठीक है, यानी विधायिका और कार्यपालिका में टकराव न हो, जो कि अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली में पाया जाता है। वे चाहते थे कि ऐसी सरकार बने जो देश के चहुमुखी विकास के लिए अनुकूल हो। ठीक है, तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव न हो, इस कारण से भी हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। साथ ही हम यह भी चाहते थे कि ऐसी सरकार हमारे देश में बने जो चहुमुखी विकास हो, यानी जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक देश का विकास हो। ठीक है, तीसरा कारण हमने ये दिया। चौथा कारण, भारतीय समाज की ऐसी प्रकृति थी कि हमें संसदीय व्यवस्था को अपनाना पड़ा। क्या प्रकृति थी, कहते हैं कि भारत विश्व में सर्वाधिक मिश्रित राज्य और सर्वाधिक जटिल समाज वाला है। बिल्कुल सही है, विविधता में एकता की बात हम इसीलिए तो करते हैं। अखंड भारत है, अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के यहाँ लोग रहते हैं। संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया ताकि सरकार में विभिन्न वर्गों, क्षेत्रों के लोगों के हित में बहुत अवसर सुलभ हो सके और राष्ट्रीय भावना को लोगों के बीच बढ़ाते हुए अखंड भारत का निर्माण हो सके। ठीक है, अखंड भारत, विविधता में एकता, सभी धर्म संप्रदाय के लोग मिलजुल करके रहें, इस कारण से हमने किसको अपनाया, संसदीय व्यवस्था को, ताकि जितने भी धर्म संप्रदाय के लोग हैं, जितने भी विभिन्न वर्गों के लोग हैं, उनका सभी का सरकार में प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, तो ये हमने चर्चा की कि आखिर संसदीय व्यवस्था को ही क्यों अपनाया, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था को हमने क्यों नहीं अपनाया। ठीक है, अंतिम जो टॉपिक है वो है भारतीय और ब्रिटिश मॉडल में हम विभेद करेंगे कि ब्रिटेन में एक तो संसदीय व्यवस्था है और एक भारत में संसदीय व्यवस्था है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ठीक, इसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर चैप्टर को एंड करते हैं। कहते हैं भारत सरकार में संसदीय व्यवस्था विस्तृत रूप से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। हमने शुरुआत में भी इस बात की चर्चा की थी। आगे कहते हैं यद्यपि यह कभी भी ब्रिटिश पद्धति की नकल नहीं रही, यह निम्न मामलों में भिन्न है। यानी बेशक हमने ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंसेज हैं, तो उस डिफरेंसेज की हम चर्चा करेंगे। क्या डिफरेंस है, कहते हैं पहला कहते हैं ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्र पद्धति है। कैसे कि भारत में राज्य का मुखिया राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में राज्य का मुखिया जो राजा या रानी होती है वो आनुवंशिक होता है। यानी जब हम हमारे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं तो यानी हम उनको तो चुनते हैं, लेकिन ब्रिटेन में चुनाव नहीं होता, ब्रिटेन में तो आनुवंशिक होते हैं, यानी वंश के आधार पर वहाँ राजा या रानी राज्य का मुखिया होता है। क्लियर, पहला अंतर हमने ये जाना। दूसरा, ब्रिटिश व्यवस्था संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में संसद संप्रभु है, नहीं। ध्यान रखना, भारत में संसद संप्रभु नहीं है। संसद अपनी मनमानी तरीके से निर्णय नहीं ले सकती और उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध है, क्योंकि यहाँ एक लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा और मूल अधिकार है। इस कारण से वहाँ हमने शक्तियों पर प्रतिबंध लगा रखा है। यानी संविधान हमारे देश में सर्वोच्च है, लिखित हमारा संविधान है, फेडरल सिस्टम है, शक्तियों का हमने बंटवारा कर रखा है, न्यायिक समीक्षा है। कोई भी कानून अगर संसद बना देती है तो उसको जुडिशरी के माध्यम से उसकी जांच परख की जाती है। मूल अधिकार भी हमने लोगों को दे रखे हैं। इस कारण से हमने ब्रिटिश व्यवस्था और संसद, यानी ब्रिटेन की जो संसदीय व्यवस्था है, उसमें अंतर हम यह समझे। तीसरा क्या बात कही जाती है, कहते हैं कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए, जबकि भारत में पीएम संसद के दोनों सदस्यों में से किसी एक सदन का सदस्य हो सकता है। क्या बात कही जाती है, ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन में पीएम जो होता है मित्रों, वो कौन होगा, वो निचले सदन का ही होना चाहिए, जबकि भारत में तो आपको पता है कि पीएम अगर बनना हो किसी को तो वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है, या वो ऐसा सदस्य भी हो सकता है जो दोनों सदनों का नहीं है। 6 माह तक वो पीएम रह सकता है, हालांकि 6 माह के बाद उसको किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है। ठीक है, और आपको पता है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब हमारे देश में पीएम थे तो वो राज्यसभा सदस्य थे। ठीक है, तो ये हमने चर्चा की। चौथी जो अंतर हम समझे, कहते हैं कि सामान्यतः यानी सामान्य ब्रिटेन में संसद सदस्य बतौर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, यानी कौन संसद का जो सदस्य होगा वही ब्रिटेन में मंत्री बनता है। लेकिन भारत में जो भी व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है उसे भी हम अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए बतौर मंत्री नियुक्त कर सकते हैं। इस बात की मैंने आपके साथ अभी चर्चा करी ली।
क्लियर, आई होप कि ये बात आपको अच्छी प्रकार से समझ आई है। नेक्स्ट चर्चा करें, नेक्स्ट क्या बात की जाती है। कहते हैं कि ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है। कैसे, जबकि भारत में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। कैसे होती है जिम्मेदारी? कहते हैं कि ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्री को राज्य के मुखिया के रूप में कार्यालय कार्य में प्रत्यक्ष हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं होता। यानी भारत में जो भी मंत्री होगा उसको राज्य के मुखिया के रूप में कार्यालय कार्य में जो होगा वो सिग्नेचर करना जरूरी नहीं होता, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है। ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, और नेक्स्ट अंतिम में जो बात कही जाती है मित्रों, क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था में छाया कैबिनेट या शैडो कैबिनेट एक अनोखी संस्था होती है। यानी ब्रिटेन में एक शैडो कैबिनेट भी चलता है, जिसमें क्या होता है, विपक्षी पार्टी द्वारा यह कैबिनेट गठित किया जाता है ताकि सत्तारूढ़ दल के साथ संतुलन बना रहे और अपने सदस्यों को भावी मंत्रालय कामों के लिए तैयार किया जा सके। भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है। यानी जैसे इंडिया में कैबिनेट बनता है, चुने हुए मंत्री बनाते हैं, वैसे ही क्या होता है मित्रों, ब्रिटेन में भी कैबिनेट बनता है, लेकिन उसमें कौन सदस्य होते हैं? विपक्षी पार्टी के सदस्य उसमें होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? शैडो कैबिनेट। ठीक है, ताकि जो भी सत्तारूढ़ पार्टी है, जो भी सत्ता पक्ष है, वो जो भी काम कर रही है उसकी जांच वो कर सके, संतुलन उसके साथ बना रहे। लेकिन भारत में ऐसी कोई संस्था है ही नहीं। क्लियर? तो साथियों, ये आज हमने चर्चा की, संसदीय व्यवस्था का हमारा सारा टॉपिक जो था वो कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छी प्रकार से पसंद आया है। अगर मित्रों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको आपको शेयर करना है, और चैनल को मित्रों आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल का जो आइकन है उसके ओर पर क्लिक कर लेना, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना मित्रों, क्योंकि पूरी कंप्लीट भारतीय राजव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी की जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है वो हम इसमें चर्चा करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था। ठीक है, साथ ही हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी थी 8th क्लास की। नेक्स्ट एनसीईआरटी हम चर्चा करेंगे, शुरुआत उसकी करेंगे। तो आगे अब हम मित्रों अगले लेसन में मिलेंगे, जो कि हमारा होगा संघीय व्यवस्था से संबंधित, फेडरल सिस्टम की हम उसमें चर्चा करेंगे, विशेषताओं की चर्चा करेंगे, गुण दोष उसमें भी हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।